समस्याएं, परेशानियां आपके रास्ते में आएंगी, लेकिन आपको अपने लक्ष्य से दूर नहीं हटना है, क्योंकि बाधाएं वह डरावनी चीज़ें हैं जो आपको तब दिखती हैं जब आप अपने लक्ष्य से हट जाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं उमेश कुमार और आप देख रहे हैं टैलेंट्स एकेडमी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स में दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके सिलेबस का। तो ये जो हमारे क्लास 10th के स्टूडेंट हैं वो बहुत ही ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, जिससे कि आगे जो उनके सिलेबस में आगे की जो चीज़ें हैं उनको अच्छे से समझ में आए। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आप लोग कॉपी और पेन के साथ बैठिए, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आप उनको नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, शुरू करते हैं आज की सेशन को। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो मैथमेटिक्स क्लास 10 का चैप्टर है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्लियर है? मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये जो लिखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं क्या होते हैं। यहाँ पे लिखा है समीकरण या रैखिक समीकरण लिखा है, फिर लिखा है दो चर वाले और फिर लिखा है युग्म। सबसे पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं कि जो चैप्टर का नाम है उससे क्या तात्पर्य है। क्लियर है? चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि चर क्या चीज होता है। चर, क्लियर है फ्रेंड्स? सबसे पहले हम चर की बात कर लेते हैं। चर का मतलब वेरिएबल्स, इसको अंग्रेजी में वेरिएबल्स कहा जाता है। वेरिएबल्स ऐसी चीजें हैं जिनकी वैल्यू हमेशा बदलती रहती है, मतलब जिनका मान चेंज होता रहता है, उन्हीं चीज़ों को चर कहा जाता है। जैसे जितने भी अल्फ़ाबेट हैं x, y से लेकर z, या आप कहें का, खा, ये जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं सबको वेरिएबल कहा जाता है, क्योंकि इनका कोई अंकीय मान नहीं होता, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता। जैसे कहें कि का मान 5 होता है, तो ऐसा निश्चित रूप से कहा जाना संभव नहीं है। ठीक है? x की क्या वैल्यू होती है, y की क्या वैल्यू होती है, इसका कोई आइडिया हमको नहीं रहता है, जब तक कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर उसका वैल्यू न मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं। आशा करते हैं कि आपको चर समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अचर क्या होता है। आपने वेरिएबल समझ लिया, अब अचर की बात करते हैं। अचर क्या है? अचर जस्ट इसका उल्टा, चर का उल्टा। मतलब चर क्या होता है? जिसका मान फिक्स नहीं होता है। फिर इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जिसका मान फिक्स होता है, मतलब कंफर्म होता है कि यही मान होगा, उसको कांस्टेंट या अचर कहा जाता है। ठीक है? जैसे एक तो एक ही रहेगा, इसको तो कोई दो कह नहीं सकता है, इसको आधा कोई कह नहीं सकता है, इसलिए ये अचर हो गया। मतलब ऐसी चीज़ें जो फिक्स्ड वैल्यू होती हैं जिनकी, उसको अचर कहा जाता है। जैसे 10, 50, ये सब कांस्टेंट है। अचर मीन्स कांस्टेंट है। क्लियर है? चर और अचर आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी अंक होते हैं वो सब अचर होते हैं। क्लियर है? चलिए, अब हम देखेंगे समीकरण किसे कहते हैं। आपने चर देखा, अचर देखा, अब हम देखेंगे समीकरण। समीकरण मीन्स इक्वेशन। इक्वेशन क्या चीज होते हैं, इसको आप समझ लीजिए। आपने अभी देखा चर और अचर, तो चर और अचर से मिलकर ही समीकरण बनते हैं। उसको पहचानने के कुछ तरीके हैं जिससे कि आप पहचान सकते हो कि
कोई दिया हुआ चीज़ समीकरण है कि नहीं है। तो फ्रेंड्स समीकरण में क्या चीज़ होता है, सबसे पहली बात तो इसमें इक्वल का चिन्ह होता है, मतलब बराबर का चिन्ह। कहीं भी समीकरण लिखा रहेगा तो आपको बराबर का चिन्ह उसमें दिखेगा। अगर बराबर का चिन्ह नहीं है तो आप उसको समीकरण नहीं कह सकते हो। क्लियर है? चलिए, और दूसरी बात, समीकरण में आपको चर भी दिखेगा और अचर भी दिख सकता है। चर और अचर से मिल करके समीकरण बनता है और उसके साथ साथ उसमें एक बराबर का चिन्ह भी रहता है। उसी चीज़ को आप समीकरण कहोगे जो चर और अचर से मिलकर बना हो, उसके साथ साथ उसमें बराबर का चिन्ह भी हो। क्लियर है? और दूसरी बात, समीकरण में एक चीज़ और बता दें आपको कि जो बराबर का चिन्ह होता है उससे पहले की जो चीज़ होती है उसको बायां पक्ष कहा जाता है, और जो उसके बाद की बराबर के चिन्ह के बाद जो चीज़ लिखा होता है उसको दायां पक्ष कहा जाता है। क्लियर है? मीन्स ये लेफ्ट हैंड साइड है किसका? समीकरण का। ये बराबर चिन्ह से पहले लेफ्ट हैंड साइड होता है, उसके बाद राइट हैंड साइड होता है। क्लियर है? बिल्कुल आपको बेसिक से हम बता रहे हैं, अभी आपका चैप्टर शुरू नहीं हुआ है। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं तो आगे जो हम बताएंगे वो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। क्लियर है? चलिए, अब देखिए, चर और अचर से और बराबर से, तीन चीज़ों से मिलकर समीकरण बनता है, तो कैसे रहेगा समीकरण उसका? जैसे हम ले लें x, x क्या है? चर हमने बताया, और उसमें हम ले रहे हैं अचर, एक भी है, और उसमें बराबर भी होना चाहिए। ये देखिए बराबर लगा दिया, और बराबर के बाद अगर कुछ नहीं है तो जीरो तो होगा ही। कुछ दिया है तो ठीक है, नहीं तो जीरो तो होना ही है उसको। तो ये जो है ये समीकरण कहलाएगा। क्लियर है? ये समीकरण हो गया। अगर x ऐसे है 2x इक्वल टू 0, ये भी समीकरण है, क्योंकि ये देखिए ये चर है, ये अचर है। क्लियर है? चलिए, अब आप समीकरण समझ गए। अब समीकरण में भी कई तरह के समीकरण होते हैं, जैसे कि लिखा है रैखिक समीकरण। आप समीकरण समझ गए, अब रैखिक समीकरण क्या होता है इसको समझ सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, समीकरण ऐसे भी हो सकता है जैसे x² + 1 इक्वल टू 0। यहाँ x है, यहाँ पे x² हो गया। समीकरण ऐसे भी हो सकता है x + y इक्वल टू 3, ये भी समीकरण है। क्लियर है? समीकरण पहचानने का तरीका यही है कि बराबर का चिन्ह होना चाहिए, उसमें चर होना चाहिए, अचर होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, अब हम रैखिक समीकरण क्या होता है इसको समझ लेते हैं। चलिए, यहाँ देखते हैं रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, समीकरण क्या होते हैं ये तो जान रहे हैं। अच्छा, रैखिक समीकरण कब कहेंगे? तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स कि कोई समीकरण रैखिक कब होगा? कोई समीकरण रैखिक तब होगा जब उसमें जो चर है, मीन्स जो अक्षर है, उसकी घात 1 रहेगी, तब उस समीकरण को रैखिक समीकरण कहेंगे। जैसे x + 1 इक्वल टू 0, इसमें देखिए जो अक्षर है उसकी घात 1 है, इसलिए ये रैखिक समीकरण है। अगर हम लिख दें x² + 1 इक्वल टू 0, तो ये क्या रैखिक समीकरण होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमने बताया कि अक्षर की जो घात है वो 1 होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, तो ये रैखिक समीकरण नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, जैसे यहाँ पे है x + y इक्वल टू 0, तो क्या ये रैखिक समीकरण है? बिल्कुल है, ये भी रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें जो चर है, मतलब जो अक्षर है,
उसकी घात एक ही है, दो तो किसी में ना तो x की घात एक है, ना तो x की घात एक से ज़्यादा है, ना तो y की घात। ये भी रैखिक समीकरण हुआ। क्लियर है? चलिए अच्छा ये वाला बताइए, x² + y = 5, क्या ये रैखिक समीकरण है? नहीं है, क्योंकि इसमें जो अक्षर है इसकी घात 2 हो गई है, इसलिए 2 होने पर ये रैखिक समीकरण नहीं होगा। समीकरण तो होगा लेकिन रैखिक समीकरण नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा, अब आशा करते हैं कि आप जो है रैखिक समीकरण समझ गए होंगे। अब रैखिक समीकरण जब समझ गए आप, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं इसको समझ लीजिए। ये रैखिक समीकरण तो है ही, लेकिन इसमें लिखा है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें 2 चर हों, मतलब ऐसा रैखिक समीकरण जो 2 चर से मिलकर बना हो, 2 अलग अलग चर से मिलकर अगर रैखिक समीकरण बना है तो उसको 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है। जैसे x + y = 3, इसमें देखिए एक चर ये है, 2 चर की बात हो रही है, हम बात कर रहे हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण की, 2 चर वाले रैखिक समीकरण की बात हो रही है। तो ऐसा रैखिक समीकरण लीजिए जिसमें 2 चर हो। तो ये देखिए 1 चर 2 चर, ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो गया आपका। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। व्हाट इज युग्म? व्हाट इज पेयर? युग्म का मतलब पेयर, पेयर का मतलब जोड़ा। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जोड़ा ले लीजिए, इस युग्म का मतलब होता है पेयर। पेयर मीन्स जोड़ा। तो ये एक तो ये हो गया 2 चर वाला रैखिक समीकरण एक ले लीजिए, इसके साथ एक और ले लीजिए तो वो हो जाएगा युग्म। तो हम मान लीजिए यहाँ ले लेते हैं 2x + y = 5। अब देखिए ये भी 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, ये भी 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, और ये दोनों क्या हो गए? जोड़े में हो गए, मतलब 2 हो गए, 1 और 2। जब 2 हो जाते हैं तो उन्हीं को पेयर या युग्म कहा जाता है। तो आशा करते हैं स्टूडेंट्स कि आपको चैप्टर का जो नाम है अच्छे से, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि चर क्या होता है, फिर समीकरण क्या होता है, फिर रैखिक समीकरण क्या होता है, फिर 2 चर वाले समीकरण क्या होते हैं, और 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म क्या होते हैं। क्लियर है? अब हमें इन्हीं की बात करनी है। इस पूरे चैप्टर में आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म, युग्म मतलब जोड़े की बात होगी। जब भी हम कोई सवाल सॉल्व करेंगे या जब भी हम बात करेंगे तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण एक नहीं लेंगे, केवल एक नहीं लेंगे, उसमें 2 लेंगे, क्योंकि पाठ का जो आपका अध्याय है वो 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म से लिखा गया। क्लियर है? तो चलते हैं आज के इस चैप्टर के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको पढ़ाई हम लोग अच्छे से करते हैं। क्लियर है? हमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण कितना लेना है? 2। ठीक है, उन्हीं की बात हम करेंगे। स्टूडेंट्स 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म क्या होते हैं आपने समझ लिया कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण 2 ले लेंगे तो वो युग्म बन जाएंगे। जैसे हम ले लें x + y = 3, 5x - 2y = 7। तो एक रैखिक समीकरण 2 चर वाला ये हो गया और दूसरा ये हो गया, इसलिए ये युग्म बन गया। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि जो जनरल इक्वेशन होता है रैखिक समीकरण युग्म का, वो क्या लिखा जाता है? ax + by + c = 0। ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, लेकिन हमें 2 चर वाला रैखिक समीकरण लेना है, लेकिन युग्म में लेना है। तो जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम युग्म में लेंगे। तो युग्म में कैसे लेंगे, मतलब जोड़े में कैसे लेंगे इस तरह के समीकरण? तो हम लेंगे a1x + b1y + c1 = 0।
पहला समीकरण ये लेंगे जहाँ भी ज़रूरत होगी, दूसरा लेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यही दो समीकरण ले करके हम आगे का जो हमारा सिलेबस है उसकी पढ़ाई करेंगे। क्लियर है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म लेना है तो इन दो समीकरण को लेकर के हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए, अच्छा अब हम बात करते हैं इनको हल कैसे करेंगे, इनका हल कैसे होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो युग्म होते हैं उनका हल, किसका हल, किसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो युग्म है, मतलब दो जो इक्वेशन है, उनका हल कैसे निकलेगा उसकी बात हम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आपको बता दें कि जो दो समीकरण आपको दिया रहेगा उनको हल करने पर आपको x की एक वैल्यू मिलेगी और y की एक वैल्यू मिलेगी। तो ये जो x और y की जो वैल्यू होगी वही इस समीकरण का हल कहलाएगा। अब हल कैसे करना है उसका जो मेथड होता है उसको तो अभी हम बात करेंगे ही, लेकिन यहाँ पे आप समझे रहिए कि इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करने वाले x और y के मान को इनका हल कहते हैं। x और y का ऐसा मान जो दोनों समीकरणों को साथ साथ संतुष्ट करे उसी को इन समीकरणों का हल कहा जाता है। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि x और y का कोई मान ले लें, इसको तो संतुष्ट कर दे, मतलब सेटिस्फाई, ये इक्वेशन संतुष्ट हो जाए, यहाँ पे रखने पर लेफ्ट हैंड साइड में जो रखें तो 0 आ जाए। लेकिन इसमें जब वही मान x और y का मान दूसरे में रखे तो 0 ना हो, तो उसको हल नहीं कहेंगे। x और y का ऐसा मान होना चाहिए जो दोनों को संतुष्ट करे, मतलब इसमें भी x की और y की जगह रखे तो ये 0 होना चाहिए, और इसमें भी x और y का मान वही मान इसमें रखें तो ये 0 होना चाहिए। आशा करते हैं कि इनका जो हल होता है आपको समझ में आया होगा। अब कैसे हल निकालेंगे उसकी चर्चा हम करेंगे। क्लियर है? अब इसी के साथ हम एक और बात कर लेते हैं। ये समीकरण संगत कब कहा जाएंगे, ये जो युग्म है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो युग्म हैं इनको संगत कब कहेंगे। संगत मीन्स कंसिस्टेंट। इनको कंसिस्टेंट कब कहेंगे और कब असंगत कहेंगे, ये बात आप समझ लीजिए। जो समीकरणों के युग्म हैं उनको कंसिस्टेंट युग्म कब कहा जाएगा, कब इनकंसिस्टेंट युग्म कहा जाएगा। तो इसके लिए आप समझ लीजिए, जब इन समीकरणों को हल करने पर x और y की वैल्यू मिल जाए, कम से कम एक वैल्यू मिल जाए, मतलब कम से कम एक हल मिल जाए इन दोनों समीकरणों का, तब उसको कंसिस्टेंट युग्म कहेंगे इन दोनों को। अगर कोई भी हल नहीं मिलता है तो इसको इनकंसिस्टेंट कहेंगे। क्लियर है? मतलब इन समीकरणों का हल अगर निकल जाता है तब कंसिस्टेंट युग्म होंगे, संगत कहे जाएंगे। अगर हल इनका नहीं निकलता है, मतलब कोई x और y का कोई वैल्यू नहीं मिलता है जो दोनों को संतुष्ट करें, तब इनको इनकंसिस्टेंट या असंगत कहेंगे इन दोनों समीकरणों को। क्लियर है? स्टूडेंट्स एक चीज़ और यहाँ पे बता दें, ये जो a1 है, b1 है, c1 है, a2 है, b2 है, c2 है, ये क्या है। आप तो x और y को जान रहे हो कि ये तो चर है, लेकिन ये क्या है, ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। क्लियर है? a1, b1, a2, b2, c1, c2 ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। क्लियर है? अब एक बहुत ही ज़रूरी बात आपको बता दें, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में जैसे दो समीकरण आपके दिए हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू
0 और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो समीकरण दिए हैं और आपको बताना है कि इन दोनों समीकरण को हल करने पर कब इसके केवल एक ही हल मिलेगा इन दोनों समीकरण का, और कब बहुत से हल मिलेंगे और कब जो है एक भी हल नहीं मिलेंगे, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। क्लियर है? मतलब ये है कि आपको दो समीकरण दे दिया जाएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण के दो दिए रहेंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इन समीकरण को बताइए, चेक करके जांच करिए कि इनके जो हल होंगे कोई हल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या केवल एक ही मिलेगा या कोई हल नहीं मिलेगा। ये सब बातें हम लोग सीखेंगे। क्लियर है? चलिए, पहली चीज, केवल एक हल कब जो है इन समीकरणों का केवल एक हल मिलेगा, मतलब अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल इसको अंग्रेजी में यूनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हो। हम ये चर्चा करेंगे कि कैसी कंडीशन बनेगी जब इन दोनों का केवल एक ही हल निकलेगा, मतलब x का एक मान आएगा और y का एक मान आएगा, उसके अलावा x और y का कोई मान नहीं मिलेगा जो इसको मतलब इसको संतुष्ट करे। तो हमें वही कंडीशन यहाँ पे बताना है जब इसके केवल एक हल मिले, मतलब इसका जो हम लोग सॉल्व करने पर उत्तर निकालें, केवल एक उत्तर निकले, तब कैसी कंडीशन होगी जिसमें एक उत्तर मिले। तो उसी की हम चर्चा यहाँ करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यदि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, अगर ये आप चेक कर लीजिए, a1 बटे a2 निकालिए और b1 बटे b2 निकालिए, अगर ये दोनों बराबर नहीं आते हैं तो समझ लीजिएगा कि दिए गए जो समीकरण हैं उसके केवल एक ही हल निकलेंगे। उसके कितने हल निकलेंगे? केवल एक सॉल्यूशन उसका मिलेगा हमको, बाकी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्लियर है? चलिए, अच्छा, अनंत हल कब मिलेंगे? दिए गए जो रैखिक युग्म हैं उनके अनंत हल कब मिलेंगे, किस परिस्थिति में मिलेंगे? अनंत हल का मतलब अनंत बहुत सारे हल मिलेंगे, मतलब x की काफ़ी वैल्यू मिलेगी जो इसको संतुष्ट करेंगे, y की काफ़ी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, मतलब कई हल मिलेंगे, जैसे मिलेगा x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, 4, 5, ऐसे काफ़ी हल मिल जाएंगे x और y के, मतलब काफ़ी मान मिल जाएंगे जो इसको संतुष्ट करेंगे। उसी को अनंत हल, अनंत हल मतलब अनगिनत इसके उत्तर मिलेंगे आपको सॉल्व करने पर। तो कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें अनंत हल मिलेंगे? ठीक है, इसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहा जाता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। कब मिलेंगे? ये तब मिलेंगे जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अगर ऐसा है तो आपको दिए गए समीकरण के युग्मों के अनंत हल मिलेंगे। ये कंडीशन आप चेक कर लीजिएगा, कोई समीकरण दिया हो, अगर ऐसा है तो इस युग्म के अनंत सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? तीसरी कंडीशन ये हो जाती है कि कब
कोई हल नहीं मिलेगा। ऐसी कौन सी स्थिति होगी जब कोई हल नहीं मिलेगा? इन समीकरण को हल करने पर कोई हल न मिले, मतलब x का भी कोई ऐसा मान न मिले, x और y का कोई ऐसा मान न मिले जो इसको संतुष्ट करे, तो कौन सी कंडीशन होती है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये कंडीशन मिल जाए तो समझ लीजिएगा कि दिए गए समीकरण के युग्मों का कोई भी हल हमको नहीं मिलने वाला है, मतलब x और y की कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी जो दोनों को संतुष्ट करे। क्लियर है? जैसे मान लीजिए आपको समीकरण दे दिया जाए, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? a1/a2, a1 यहाँ से 1 हो जाएगा, तुलना कर लीजिए आप इस समीकरण का, इससे तुलना करिए पहले वाले से। तो a1 की जगह 1 है, b1 की जगह 1 है और c1 की जगह 2 है। a2 को इससे तुलना करिए, a2 3 है, b2 3 है और c2 4 है। क्लियर है? तो इसमें देखिए a1/a2 जब निकालेंगे तो 1/3 आ जाएगा, b1/b2 जब निकालेंगे तो a भी 1/3 होगा और c1/c2 निकालेंगे तो 1/2 होगा। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? a1/a2 बराबर b1/b2, ये देखिए दोनों बराबर है ना, और नॉट इक्वल टू c1/c2, क्योंकि ये 1/2 है। तो ये कौन सी कंडीशन मिली आपको? ये। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रैखिक युग्म दिए हैं, रैखिक समीकरण को के जो युग्म दिए हैं उसका कोई हल नहीं मिलेगा हमको। ऐसे आप चेक कर सकते हो। इसमें से जो कंडीशन सेटिस्फाई करे उसी के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो कि उसका कोई हल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, चलिए। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे कि ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो युग्म हैं उनको हल करने की विधियां क्या हैं और कैसे उन विधियों का इस्तेमाल करके हम समीकरण को हल करेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स हम आपको बता दें कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की 3 विधियां हैं। ठीक है, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। 3 क्या 4 विधियां हैं। पहली विधि है आलेखन विधि। आलेखन विधि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की पहली विधि है आलेखन विधि। इसको ग्राफिकल मेथड भी कहा जाता है, मतलब ग्राफ से आपको हल करना है इसको, ग्राफिकल मेथड। आलेखन विधि या ग्राफी विधि भी इसको कहा जाता है, ग्राफी विधि। ठीक है, दूसरी जो विधि है इनको हल करने का, ये जो युग्म है इनको हल करने का, वो है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि मीन्स सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। और तीसरी विधि है विलोपन विधि। तीसरी विधि क्या है? विलोपन विधि। इसको कहा जाता है इलिमिनेशन। इलिमिनेशन मेथड। क्लियर है? और चौथी जो विधि है वो है वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणनखंड विधि। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी कहा जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
ठीक है। तो स्टूडेंट्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की यहाँ पे हमने 4 विधियाँ लिखा है। पहली विधि ग्राफीय विधि मीन्स आलेखन विधि या ग्राफिकल मेथड कहा जाता है। दूसरी विधि प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड, और जो तीसरी विधि है इनको हल करने की वो विलोपन विधि या इलिमिनेशन मेथड, और जो लास्ट वाली जो विधि है इनको हल करने की, समीकरणों के युग्म को हल करने की वज्र गुणनखंड विधि है। तो हम चलते हैं एक एक करके सारी विधियों को सीखेंगे इस चैप्टर में कि रैखिक समीकरण के जो युग्म हैं उनको इन विधियों से कैसे हल किया जाता है। क्लियर है? चलिए, तो स्टूडेंट्स आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म लिखे हैं। पहला रैखिक समीकरण ये है, दूसरा ये है। इसको हमें सॉल्व करना है और इसी क्वेश्चन से हम लोग चारों विधियों के द्वारा इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको सीख लेंगे। क्लियर है? यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कि दिए गए युगपत समीकरणों को हल कीजिए, हल कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन ये है कि दो युगपत समीकरण दिए गए हैं और उनको हल कीजिए। ठीक है, अब हम स्टूडेंट सबसे पहले आलेखन विधि से इसको हल करेंगे, उसके बाद इस विधि से, फिर ऐसे ऐसे करके सभी विधियों से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले मेथड 1 से इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला मेथड। ठीक है, तो ये मेथड क्या कहता है पहले इसके बारे में समझ लीजिए। अगर इस विधि से किसी भी समीकरण के युग्म को हल करना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा? आपको ग्राफ खींचना पड़ेगा या आलेख खींचना पड़ेगा। किसका? इन दोनों रैखिक समीकरणों का ग्राफ खींचना पड़ेगा और उस ग्राफ से आप इनका हल निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ खींचने के लिए आप x अक्ष लोगे, y अक्ष लोगे और इस समीकरण का ग्राफ खींचोगे, फिर इस समीकरण इसका ग्राफ खींचोगे। ठीक है, तो ग्राफ खींचने पर इसका हल निकलेगा। और इसको हल करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का और भी हम यहाँ पे ज्ञान करा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए, यदि आप मान लीजिए इन समीकरणों का ग्राफ खींचे, ये आपका x अक्ष है, ये x डैश है, ये y अक्ष है, ये y डैश है। क्लियर है? मतलब ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। x के धनात्मक मान, x के ऋणात्मक मान, y के धनात्मक मान, y के ऋणात्मक मान। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, देखिए मान लीजिए अब आप इन दोनों समीकरणों का ग्राफ खींचते हैं। और ग्राफ कैसे खींचना है इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, कैसे ग्राफ खींचना है, और यहाँ भी हम अभी खींचकर आपको बताएंगे। केवल आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए पहला जो समीकरण है इसका ग्राफ ऐसे आ गया। ठीक है, और जो दूसरा समीकरण है इसका ग्राफ ऐसे आ गया। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं। कहाँ पे काट रहे हैं? इस पॉइंट पर। ठीक है, तो इस पॉइंट पर जहाँ काट रही हैं यहाँ पे x का मान मान लो कि 2 है और y का मान भी मान लो कि यहाँ पे 1 2 3 है। तो यहाँ पे जो 2 और 3 जो ये बिंदु होगा, ये इन समीकरणों का हल होगा। x का मान 2, y का मान जो 3 आया, ये जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं मतलब दोनों के ग्राफ जिस बिंदु पर काटे हैं वही इस समीकरण के युग्म का हल होगा। और केवल वही हल होगा, मतलब वो अद्वितीय हल होगा, इसके अलावा कोई भी हल नहीं मिलेगा यदि दोनों के ग्राफ एक दूसरे को कहीं किसी बिंदु पर काटते हैं। तो जिस बिंदु पर काटेंगे वही मात्र एक हल होगा।
दिए गए समीकरणों के युग्म का। क्लियर है? चलिए स्टूडेंट दूसरी स्थिति, ये तो पहली स्थिति बन गई। दूसरी स्थिति मान लो ऐसे है आपका, यहां हम समझ लेते हैं। दूसरी कंडीशन ऐसे है कि आप ग्राफ खींचे दोनों का, इसका ग्राफ, पहले वाले का ग्राफ ऐसे आ गया और दूसरे वाले का ग्राफ ऐसे आ गया। तो देख रहे हो कहीं पे कट रहा है, तो दोनों का ग्राफ कहीं पे काट ही नहीं रहा है। अगर नहीं काट रहा है तो इसका मतलब इस समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। आप x और y की कोई ऐसी वैल्यू नहीं पाओगे जो दोनों को संतुष्ट करेगा। इस स्थिति में दिए गए समीकरण के युग्मों का कोई भी हल हमको नहीं मिलेगा, ये याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए, और जो तीसरी स्थिति है, यहाँ पे कोई हल नहीं आ होगा, कोई हल नहीं ये होगा। यहाँ पे ये जो हल होगा इसको अद्वितीय हल कहेंगे। अद्वितीय मतलब केवल और केवल एक हल, यूनिक सॉल्यूशन। इस स्थिति में यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा और इस स्थिति में कोई हल नहीं मिलेगा। और तीसरी कंडीशन जो बनेगी ऐसे बन सकती है, जैसे एक का ग्राफ ऐसे आया, ये रेखा आपका ये PQ है, ये PQ है, और जब दूसरी आप खींचे तो उसी पर ये जा रही है, मान लो AB आ गई। तो इस स्थिति में रेखाएं समपाती होंगी, मतलब एक ही दिशा में जाएंगी और एक ही स्थान से जाएंगी, एक ही पॉइंट से होकर वो जाएंगी। तो इस स्थिति में अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? हमने 3 स्थिति बताई आपको। जब दोनों के ग्राफ एक दूसरे को काटेंगे तो इस स्थिति में केवल एक हल मिलेगा, उसी को अद्वितीय हल या यूनिक सॉल्यूशन बोला जाता है। अगर इनका ग्राफ खींचने पर वो कहीं पर ना काटे, दोनों रेखाएं पैरेलल हों या समांतर हों, तो वहाँ पे कोई हल आपको नहीं मिलने वाला है। यदि दोनों रेखाओं का ग्राफ एक ही रेखा पर बन जाए, मतलब एक रेखा का ग्राफ खींचे आप और दूसरी का ग्राफ जब खींचे उसी पर खींच जाए, तो समझ लीजिएगा कि दिए गए रैखिक युग्मों का अनंत हल होगा, मतलब असीमित हल होंगे, उसकी कोई संख्या नहीं होगी, बहुत हल होंगे। क्योंकि हर पॉइंट इन रैखिक युग्मों का हल होगा। क्लियर है? चलिए तो स्टूडेंट चलते हैं, इस समीकरण के युग्मों को आलेखन विधि से सॉल्व करेंगे। और प्रोसेस क्या है? सबसे पहले एक एक समीकरण का ग्राफ एक ही जगह खींचेंगे, इसका भी ग्राफ खींचेंगे और इसका भी ग्राफ खींचेंगे, फिर वहां से हमें सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए समीकरण 1 से ये आलेखन विधि का प्रयोग हो रहा है, मेथड 1। यहाँ पे देखिएगा समीकरण 1 से क्या हो जाएगा। समीकरण 1 से आप इसको सॉल्व करिएगा जरा, तो ये है आपका 4x - 5y + 16 = 0। ठीक है? तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4x + 16 = 5y। ये 5y इधर कर लेंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बाकी ये दोनों तो यहीं पे हैं। तो यहाँ पे y, इसको y यहीं रहने दीजिए। 4x + 16, ये 5 यहाँ गुणों में है तो यहाँ भाग दे दिया जाएगा, तो y का मान इतना हो गया, y बराबर इतना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर 4x + 16/5। अब देखिएगा y का मान ऐसे निकलेगा, तो हमें एक टेबल बनाना है। ऐसे समझ लीजिएगा, इसको ग्राफ खींचना हम बता रहे हैं। यहाँ पे एक टेबल ऐसे आप बना लीजिए, ठीक है? यहाँ पे x लिखिए, वहाँ पर y। तो x का स्वैच्छिक मान इसमें नोट करेंगे आप, x का मान अपने आप यहाँ पे लिखेंगे। तो हम सबसे पहले x का मान -4 ले रहे हैं। क्लियर है? x का मान -4 लीजिए, तो ये हो गया -4 लेंगे, 4 चौक 16, -16 + 16 0 हो गया। तो मतलब y का मान क्या आ जाएगा? 0। कैसे 0 आएगा? ये -16 हो गया, +16 हो गया, तो 0/5
0/5 मतलब 0, तो y का मान 0 हो गया। ठीक है, अब हम y का मान 1 ले रहे हैं, सॉरी x का मान 1 लीजिए, तो 4 एकम 4, जब 1 लेंगे आप x का मान 1 लेंगे तो 4 एकम 4, तो 16 4 20, 20/5, तो 20/5 करेंगे तो आएगा 4, तो y का मान कितना आएगा 4। क्लियर है, x का जो मान लीजिए यहाँ पे रखिए, उसको हल करिए तो y का मान मिल जाएगा। क्लियर है, चलिए अब हम x का मान 6 ले रहे हैं, ये स्वैच्छिक मान है, आप जो मन करे वही मान आप x का ले सकते हैं, और वो मान लेने के बाद यहाँ पे रखिए, जो मान आएगा वो y का मान हो जाएगा। क्लियर है, लेकिन ध्यान रहे आप वही मान लीजिए जो आपको सॉल्व करने पर एक पूर्णांक मिले। वैसे तो पूर्णांक ना भी मिले तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर पूर्णांक मिल जाए तो आपको ग्राफ खींचने में आसानी होगी। इस सहूलियत के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप स्वेच्छा से x के वही मान लीजिए जिससे कि y का मान निकालने पर पूर्णांक आए, मतलब ये भिन्न ना आए, आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर ना आए तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। क्लियर है, अच्छा 6 लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर 6 ले लेंगे तो 4 छंग 24, और 24 16 40, 40/5 8 आ जाएगा। क्लियर है, चलिए अब हम ग्राफ खींच लेते हैं इसका। ये समीकरण 1 के लिए ग्राफ, अब यहाँ हम ग्राफ इधर खींच रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये x अक्ष है, ये निगेटिव x एक्सिस, y पॉजिटिव y निगेटिव, बराबर बराबर यहाँ पे टुकड़े करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए अब हम इसको नोट करते हैं। पहला है, इसको देखिए, ये जो पेयर है -4 0, तो x पे -4 जाना है, y पे 0, तो x पे -4, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ये -4 है, तो -4 और 0 यही है, ये है -4 और 0, ये वाला पॉइंट। क्लियर है, 1 और 4 जाइए, 1 और 4, तो x पे 1 y पे 4, 1 2 3 4, तो आपका ये हो गया, ये वाला। क्लियर है, तो ये हो गया 1 और 4। ठीक है, अब 6 और 8, तो इस पे 6 जाइए, 1 2 3 4 5 6 जाएगा, और 8 पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपका यहाँ पे आ गया। क्लियर है, ये तो इससे आप ग्राफ जब इन तीनों लाइन को मिलाएंगे तो एक रेखा मिलेगी। और ध्यान रखिएगा कि जो रैखिक समीकरण होते हैं उनका ग्राफ आप खींचोगे तो एक रेखा आपको मिलेगा, जैसा कि आपको दिख रहा है। क्लियर है, अब सेम इसी तरह जैसे समीकरण 1 के लिए हमने ग्राफ खींचा, अब समीकरण 2 के लिए भी हम ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे, यहाँ पे देखिएगा, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ऐसे y का मान निकाल लीजिए, तो y बराबर हो जाएगा 6 - 2x बटे कुछ नहीं होगा, 6 - 2x इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे एक टेबल बना लीजिए आप, x का मान आप रखिए, यहाँ y का मान। ठीक है, 2 3 4 मान जितना ले सकें आप लीजिए। तो x का मान हम ले रहे हैं, x का मान 1 ले लीजिए, x का मान जब 1 लेंगे तो ये आएगा 4, y का मान कितना आएगा 4, x का मान जब 0 लेंगे तो y का मान आएगा 6, यहाँ पे 0 रखिए 6 आएगा। x का मान -1 ले लीजिए, जब -1 लेंगे
तो ये हो जाएगा 8। क्लियर है? -1 रखेंगे 2 हो जाएगा, +2 6 2 8। ठीक है, अब इसका भी ग्राफ यहीं पे खींच दीजिए आप। अब समीकरण 2 का ग्राफ 1 और 4 यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट है, 0 और 6, x पे 0, y पे कितना होगा 1 2 3 4 5 6, ये 0 6, -1 8, -1 ये है और 8 आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये -1 और 8, इसको मिला दीजिए आप। ये पहले समीकरण का ग्राफ ये है, दूसरे का ग्राफ ये है। तो आप देख रहे हैं दोनों जो समीकरण के युग्म के जो ग्राफ है एक दूसरे को एक पॉइंट पर काट रहे हैं। और किस पॉइंट पर काट रहे हैं? 1 और 4 पे। तो हमने आपसे चर्चा किया था कि जब दिए गए समीकरण के जो युग्म हैं उनके ग्राफ एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटेंगे तो उनके केवल और केवल एक ही हल होगा, मतलब उसी को अद्वितीय हल कहेंगे। और वो हल कौन सा होगा? 1 और 4, जिस पॉइंट पर काटेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्मों के युग्मों का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा मतलब केवल एक हल होगा, जो कि 1 4 है। कहने का मतलब यह है कि x बराबर 1, y बराबर 4। तो यही आपका आंसर हुआ। क्लियर है? आशा करता हूं कि आप पहले विधि से कैसे हल किया जाएगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्मों को आप समझ गए होंगे। प्रोसेस क्या है? पहले समीकरण का ग्राफ खींचिए इस तरह से, पहले समीकरण का ग्राफ खींचेंगे, फिर दूसरे समीकरण का सेम इसी प्रोसेस में खींचेंगे, दोनों को यहाँ पे एक ही जगह ग्राफ करेंगे और अगर एक दूसरे को काटेंगे तो जिस पॉइंट पर काटेंगे वही उसका हल होगा। अगर नहीं काटेंगे तो आप लिख सकते हो कि कोई हल नहीं होगा। अगर वो एक ही रेखा पर ग्राफ आ जाए तो आप कह सकते हो कि उसके अनंत हल होंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसी क्वेश्चन को, मतलब ये जो रैखिक युग्म दिए हैं समीकरणों के, इन्हीं को हल करने के लिए दूसरे मेथड का यूज करेंगे। क्लियर है? पहला मेथड आपको समझ में आ गया होगा, दूसरे से कैसे हल होंगे ये उसको समझेंगे। ठीक है, और ध्यान रहे कि चाहे जिस विधि से हल करेंगे आपका आंसर तो एक ही आना है। क्लियर है? चलिए अब हम दूसरा मेथड 2 हम यहाँ पे यूज करेंगे, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, अच्छा प्रतिस्थापन विधि क्या होती है इसको एक बार यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे x + y = 0 है और x + 3y = 5 है, तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? तो x बराबर हो जाएगा -y और ये y जो है, मतलब x का मान -y आया तो x की जगह हम यहाँ पे ये वाला वैल्यू रख देंगे, मतलब मान को प्रतिस्थापित करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, रखेंगे। एक समीकरण से किसी एक अचर, एक पहले वाले समीकरण से किसी एक चर का मान निकालेंगे और दूसरे में रखेंगे। क्लियर है? चलिए, तो वही काम हम प्रतिस्थापन विधि में करेंगे। चलिए पहला समीकरण आप हम देखिएगा यहाँ पे, 4x - 5y + 16 = 0, ये पहला है। यहाँ लिखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से आपको करना क्या है? या तो आप x का मान निकाल लीजिए या तो y का मान निकाल लीजिए। ठीक है, इसको निकाल करके समीकरण 2 में रख दीजिए, मतलब सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट मतलब रखेंगे, यहाँ से एक मान x का मान निकाल के इसमें रखें या तो y का मान निकाल के दूसरे वाले में रखें। ठीक है, तो एक का मान हम x का मान निकाल ले रहे हैं,
तो यहाँ से 4x इक्वल टू हो जाएगा आपका 5y माइनस 16। इन दोनों को इधर कर लेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा, इसका माइनस। क्लियर है? तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 5y माइनस 16/4। अब ये देखो x की वैल्यू आ गई। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में सब्स्टिट्यूट करने पर, रखने पर, ध्यान रहे कि आप दूसरा मेथड पढ़ रहे हैं। जब रखेंगे तो इसमें देखो जहाँ x है, इसमें जहाँ x है ये वाला मान रखेंगे यहाँ पे। तो 2x है ना यहाँ पे, तो x की जगह ये इतना रखेंगे क्योंकि x का मान ये है 5y माइनस 16/4, ठीक है, प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। क्लियर है? हमने इस समीकरण में, मतलब समीकरण 2 में x की जगह जो हम निकाले उसको रख रहे हैं। अच्छा, अब देखिए इसको सॉल्व करिए। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये कट गया ना, तो आपका कितना आ गया 5y माइनस 16/2 प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। थोड़ा सा और सॉल्व करिए। यहाँ पे 2 से सब में गुणा कर दीजिए, सब में 2 से गुणा कर दीजिए क्योंकि 2 हटाना है यहाँ से। तो जब 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाए, इसमें 2 से कटेंगे तो ये कटेगा, इसमें 2 से करिए तो हो गया 5y माइनस 16 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। 2 से गुणा करेंगे 2y हो गया, 2 से करेंगे तो माइनस 12 हो गया, और इधर तो 0 हो जाएगा। क्लियर है? सब में 2 से गुणा कर दिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 5 2 7y, 7y और 16 12 कितना हो जाएगा 28, माइनस 28 होगा, उधर हो जाएगा प्लस 28, ठीक है ना। तो यहाँ से y बराबर हो गया 4, 7 चौक 28, तो y बराबर 4 आ गया। जब y का मान 4 आ गया तो यहाँ पे रख दीजिए, अतः x बराबर क्या हो जाएगा 5y माइनस 16/4। तो 5 पूरे y का मान यहाँ पे देखिएगा 4 माइनस 16/4। तो यहाँ पे क्या हो गया 5 चौक 20, 20 में 16 का कितना होगा 4, 4/4। तो y का मान कितना आ गया, x का मान कितना आ गया 1। यहाँ पे देखिए x का मान 1, y का मान 4। तो इस समीकरण के जो हल होगा वो यही होगा 1 और 4, ठीक है। अभी आपको ध्यान होगा कि अभी जब हम आलेखन विधि से हल किए थे तब भी वहाँ पे 1 और 4 उत्तर आया था। आशा है कि आपको ये भी मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। करना कुछ भी नहीं है, एक समीकरण चाहिए लीजिए, चाहिए उसमें से x की वैल्यू निकालिए, चाहे y की वैल्यू निकालिए, और निकाल करके इसमें रख दीजिए। फिर वहाँ से एक वैल्यू आपको मिल जाएगा, फिर इसका यूज करके इससे जो है दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम इस समीकरण के जो युग्म दिए हैं, रैखिक समीकरण के जो युग्म हैं, उसको विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। हमने आलेखन विधि से सॉल्व किया जिसके उत्तर आपको मिले थे 1 और 4, यहाँ पे शो हो रहा है। फिर दूसरी विधि से हल किए तो उसमें भी 1 और 4 मिल रहा है। अब हम इसी समीकरणों के युग्म जो दिए हैं इसको हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, मीन्स एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। चलिए, अब मेथड 3 हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला। क्लियर है? ये तो हो ही गया। अब देखिए इसमें करेंगे क्या, आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जब भी हम विलोपन विधि का यूज करेंगे तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें से जो 2 चर हैं उनके गुणांक जो हैं उसको ध्यान से देखना है। जैसे x के गुणांक 4 है, इसमें x गुणांक 2 है। विलोपन विधि हमको यूज करना है तो हमें ये काम करना पड़ेगा कि अगर x का 4 है तो यहाँ भी x का 4 होना चाहिए, या ये नहीं बराबर है तो इसको बराबर करना पड़ेगा हमको। y के गुणांक 5 है तो y गुणांक 1 है, यहाँ भी बराबर नहीं है। जब तक बराबर नहीं होगा तब तक विलोपन विधि यूज हम नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए
हमें या तो x का दोनों समीकरणों में या तो x का गुणांक बराबर करना पड़ेगा या तो y का गुणांक बराबर करना पड़ेगा। अगर पहले से बराबर दिया है तो तब बहुत ही अच्छा है, अगर बराबर नहीं है तो आपको बराबर करना पड़ेगा, तब जाके विलोपन विधि यूज करेंगे। और कैसे यूज करेंगे हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो हम x का गुणांक या तो y का गुणांक दोनों समीकरणों में बराबर कर लेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा हम देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, मान लीजिए कि हमें विलोपन विधि यूज करना है इसमें और हम x के गुणांक को बराबर करना चाह रहे हैं। मतलब यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 है, एक ही संख्या होती तो हमारा काम हो जाता। तो कैसे बराबर करेंगे इसको देखिए। आप ये 4 है, ये 2 है, इसको 4 करने के लिए क्या करोगे, इसमें 2 से गुणा कर दोगे तो 4 तो हो ही जाएगा ना। 2 से गुणा करिए, 2 दूनी 4x, बाकी में चेंज होता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो आप क्या यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, चलिए 2 से गुणा करेंगे। क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि हम विलोपन विधि यूज करने वाले हैं और विलोपन विधि में या तो x के गुणांक बराबर हो या तो y के गुणांक, ठीक है। चलिए जब गुणा करेंगे आप तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला वाला ये दूसरा वाला क्या होगा, 4x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। क्लियर है ना, 2 दूना 4x, 2y माइनस 12, क्लियर है। अब इसको भी लिख लीजिए आप, पहला वाला जो है 4x माइनस 5y प्लस 16 इक्वल टू 0। अब देखिए जब गुणांक बराबर हो जाए तो अगर चिन्ह सेम है, इन ये जो गुणांक वाली बात हो रही, जिसके गुणांक बराबर है उनका अगर चिन्ह बराबर है, चिन्ह बराबर है तो आप घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर चिन्ह प्लस माइनस पहले से है तो आप जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका चिन्ह प्लस है, इसका भी चिन्ह प्लस है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे, ठीक है। और घटाने पर आपको रूल मालूम होगा कि चिन्ह बदल जाता है। इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस होगा, इसका माइनस है तो प्लस होगा, इसका प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया, और ये दोनों कट गए प्लस माइनस। ये 5 2 7y बराबर 5 2 7y माइनस 28, 12 16 जोड़ेंगे तो माइनस 7 28 होगा 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y बराबर 28 बटे 7, 7y बराबर ये 28 हो जाएगा, और y का मान निकालेंगे तो 28 में 7 से भाग देंगे तो आएगा 4, ठीक है। अब ये जो y का मान आया है, चाहे आप समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण नंबर 2 में रखिए, आपका उत्तर आ जाएगा, क्लियर है। चलिए तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 यही है आपका, तो जहाँ y है वहाँ पे आपको 4 रखना है, यहाँ पे 4 रखना है, बाकी सब वही रहेगा। तो ये हो गया 4x माइनस 20, ये देखिए 5 और y का मान यहाँ से 4 है तो 5 चौक 20 प्लस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखो माइनस 20 प्लस 16, तो ये माइनस 4 होगा और उधर जाके प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 4 कम 4, तो x मान 1 आया। तो अतः समीकरण के हल क्या हो जाएंगे, अतः अभीष्ट हल, किसके अभीष्ट हल, दिए गए जो युगपत रैखिक समीकरण हैं उनके हल 1 और 4, क्लियर है। आप देखिए पहली विधि में भी 1 और 4 आया था और दूसरी में और इसी तरह तीसरे में भी आ गया, ठीक है। अब हम लास्ट विधि से इस समीकरण को हल करेंगे, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स अब हम ये जो रैखिक युग्म है, रैखिक समीकरणों का जो युग्म है उसको 4th मेथड से सॉल्व करेंगे। हमारे 3 मेथड हो गए हैं, अब चौथे से इसको सॉल्व करेंगे कि देखते हैं क्या इसके जो हल हैं 1 और 4 ही आते हैं, ठीक है।
और दूसरी चीज़ आपको ये बता दें कि जो वज्र गुणनखंड मेथड मीन्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो होता है वो तब एप्लीकेबल होता है, तब लगाया जाता है जब जो समीकरणों को के युग्म हैं उसमें कम से कम एक हल मिले, कम से कम एक हल मिले या उससे ज़्यादा चाहे जितना मिले, तभी इसका यूज होता है। अगर कोई हल नहीं मिलेगा तो ये विधि तब यूज नहीं होगी, तब इससे उस समीकरण को हल नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो वज्र गुणनखंड तभी यूज किया जाएगा जब दिए गए समीकरण के कम से कम एक हल हो। ठीक है, कम से कम एक हल हो या उससे ज़्यादा चाहे जितने हो। ठीक है, चलिए हम देख रहे हैं कि ये जो समीकरण के युग्म है उसमें एक हल तो मिल ही रहा है हमको, इसलिए इस विधि को यूज कर सकते हैं। चलिए मेथड नंबर 4 वज्र गुणनखंड विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम यूज करेंगे। इसके लिए फ्रेंड थोड़ा सा आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा जो कि बहुत ही सिंपल है। वो फार्मूला ये है, अगर ये फार्मूला आप याद कर लेंगे वज्र गुणनखंड विधि यूज करने के लिए, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये याद रहेगा तो आप समीकरण के युग्मों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि x अपान b1c2 b1 गुणे c2 माइनस b2c1 इक्वल टू, ये देखिए इक्वल लगा है, इक्वल टू y अपान c1a2 माइनस a2c1। ठीक है, इक्वल टू 1 अपान a1b2 माइनस a2b1। ये अगर आपको याद है तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, आप कैसे सॉल्व करेंगे? और बहुत सिंपल है, याद करने का जो तरीका है हमने बताया कि x अपान क्या लिखोगे, b1 b2 c1 c2, y अपान c1 c2 a1 a2, 1 अपान a1 a2 b1 b2। इस तरह से आप थोड़ा सा इसको मैथमेटिकल रूप में इसको ऐसे समझ लीजिएगा, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, फिर माइनस करके इसको यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका, सब बराबर में रहेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से a1 b1 a2 b2 c1 c2 ये क्या है, यहाँ से हम देख लेते हैं। क्लियर है? चलिए यहाँ पे देखिएगा, ये समीकरण पहला वाला है, a1 का मान 4 है, a1 बराबर, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये a1 है, ये वाला a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है। ठीक है, मतलब x का जो गुणांक है a1 है और इस x का जो गुणांक है a2 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a1 बराबर 4, a2 बराबर, a2 देखिए 2। ठीक है, b1 बराबर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे b1 इक्वल टू -5, b2 इक्वल टू 1, ये देखिए y का गुणांक 1 है, और यहाँ पे c1 देखिए क्या है 16, c2 क्या है -6। अब मिल गया ना आपको, तो आप कैसे लिख सकते हो, देखिए x अपान b1 c2, मतलब b1 में c2 से गुणा करेंगे, तो ये देखिए b1 5 है, c2 मतलब -5 है, ये -6 है, तो कितना हो गया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो गया है, 30 माइनस b2 c1, देखिएगा यहाँ b2 c1 तो हो गया 16, b2 1 है, 16 कम 16 बराबर y अपान c1 a2, c1 देखिएगा ये है c1 a2, तो 16 दूना 32 माइनस a2 c1
नहीं, C1A2 A1C2 है, ये क्लियर है। यहाँ पे देखिए C1A2 और A1C2, यस A1C2 क्लियर है ना ये। चलिए A1C2 कितना हो जाएगा, A1C2 तो हो गया -24, तो यहाँ पे +24 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए = 1/, A1B2 4 -A2B1 तो -10 होगा तो +10 हो जाएगा। A2B1 यहाँ लिखेंगे, ये देखिए A2B1। तो अब इसको सॉल्व करिए आप। तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको भी समझ लीजिएगा। ये इसको ले लीजिए साथ में। तो जब इसको लेंगे तो x/, ये 16 घटेगा तो कितना आएगा 14, 30 में 16 गए 14 बराबर 1/14 हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है ना। x/30 में 16 गए 14 और ये 10 4 14, तो ये 14 से कट ही गया, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1, x मान क्या आ गया 1, मिल गया ना। चलिए अब हम इसको लेंगे, इसको ले लिए, अब इसको लेंगे तो कितना हो जाएगा y/, 32 14 कितना होता है 56, 32 14 56 और 32 और 24 56 हो गया। और ये कितना हो गया 14, 1/14, तो 14 चौको 56, तो यहाँ पे क्या आ गया y/4 = 1, ये 1 ही बचा ना। तो तिरछा गुणा जब करेंगे तो y = 4, ये 1 है आपका, तो y = 4, तो आंसर कितना आ गया 1 और 4। तो यही तो हल निकाला था हमने और वीडियो में। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप किसी भी दिए गए रैखिक समीकरणों के युग्म को 4 विधियों से हल कर सकते हो। आशा करते हैं स्टूडेंट्स आपको ये जो क्लास 10th का आपका चैप्टर है अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपका ये चैप्टर क्लोज होता है। आप अपने एक्सरसाइज को सॉल्व करिएगा, कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट पे बताइएगा, उससे रिलेटेड सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो हमारे चैनल टैलेंट्स एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।